रात के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। आज की हर बड़ी खबर दिखाएंगे हमारे 24 रिपोर्टर। आगे इस शो की 4 बड़ी खबरें आशीष सिंह के साथ देखेंगे। मोदी सरकार ने अमेरिकी विदेश मंत्री से साफ कहा, जासूसी बर्दाश्त नहीं। प्रशांत बताएंगे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब पर मचा बवाल। सोनिया ने कहा, किताब लिखकर बताऊंगी सच। उमेश कुमावत के साथ देखेंगे पुणे के मारण गांव में हादसे के बाद की तस्वीर। अब तक 31 जिंदगियां मलबे में दबकर खत्म, 150 अब भी फंसे हैं। और जीएस विवेक के साथ देखेंगे साउथहैम्पटन टेस्ट में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को धोया, लॉर्ड्स में हार का बदला लिया। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में भारत की अमेरिका को फटकार। मोदी सरकार ने जासूसी के लिए सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से 2 टूक कह दिया कि मित्र देशों के बीच जासूसी बर्दाश्त नहीं है। 3 दिन के भारत दौरे पर आए जॉन केरी ने गुरुवार के दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की, फिर शाम को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से। केरी सुषमा मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जब एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह ने बीजेपी की जासूसी के मुद्दे पर सवाल पूछा तो सुनिए क्या जवाब आया। हाल में इस तरह के रेवलेशंस हुए थे कि एक अमेरिकी अथॉरिटी ने स्नूपिंग कराई थी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की, मोर स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी आप सीनियर मेंबर हैं। एंड सेक्रेटरी, आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू द सेम क्वेश्चन। हाँ आशीष जी, मैंने बिल्कुल ये इशू रेज किया सेक्रेटरी केरी के साथ, और मैंने ये भी कहा उन्हें कि हम दोनों एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं, तो एक मित्र देश दूसरे की जासूसी करे ये किसी भी तरह से हमें स्वीकार्य नहीं है। This is unacceptable. Well, we have a policy in the United States that with respect to intelligence matters, we do not discuss intelligent matters in public. But let me just say very clearly, we value our relationship with India, our bilateral relationship, in all the ways that I just described. And we also value the sharing of information between each other regarding counterterrorism and other threats to both of our countries. We've had conversations, as the minister has stated, with government officials about these reports, and usually we try to have our intelligence communities work to resolve any questions or any differences that may exist. हाल ही में खुलासा हुआ था कि अमेरिका ने साल 2010 में बीजेपी की जासूसी कराई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी NSA ने दुनिया के 5 राजनीतिक दलों की जासूसी कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे के मुरीद हुए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने इस नारे को हिंदी में दोहराया। The new government's plan for सबका साथ सबका विकास। जॉन केरी ने ये बात सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जॉन केरी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत और अमेरिका एक अटूट साझेदार हैं और इस रिश्ते में असीम संभावनाएं हैं। केरी ने कहा कि मोदी के आने से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच नए युग की शुरुआत होगी। वहीं सुषमा स्वराज ने कहा है कि मुलाकात काफी अच्छी रही। सुषमा के मुताबिक डिफेंस डेवलपमेंट और स्किल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जॉन केरी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मोदी की सितंबर में अमेरिकी यात्रा से पहले ये मुलाकात काफी अहम है। राज्यसभा में गडकरी की जासूसी को लेकर आज भी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही आज भी स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सिर्फ गडकरी की ही नहीं, पूरे मंत्रिमंडल की जासूसी हो रही है। ये तो गृह मंत्री से ऊपर वाला कोई आना चाहिए कि गृह मंत्री का टेलीफोन टेप नहीं हो रहा है। जो खुद शक की नजर में है वो कैसे कह सकते हैं नहीं हुआ। कल ही गडकरी के जासूसी मुद्दे पर गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि जासूसी की खबर गलत है, और अब सरकार का कहना है कि जब गृह मंत्री संसद में बयान दे चुके हैं तो फिर हंगामा क्यों किया जा रहा है। नटवर सिंह के दावों पर बोली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी।
सोनिया गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा कि मैं खुद लिखूंगी अपनी किताब। तो नटवर सिंह के दावों के बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा कि इस बारे में सारी सच्चाई उस किताब में सामने आएगी जो वो खुद लिखेंगी। सोनिया ने कहा कि उससे पहले वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18 मई 2004 को कांग्रेस सांसदों की जोरदार मांग के बावजूद प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। सोनिया ने उस वक्त कहा था कि उन्होंने ये फैसला अंतरात्मा की आवाज पर किया है। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बनने का फैसला अंतरात्मा की आवाज पर नहीं बल्कि बेटे राहुल की जिद के कारण किया था। ये दावा पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने एक इंटरव्यू में किया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी नई किताब के बाजार में आने से पहले हेडलाइंस टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा है, साल 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से राहुल ने रोका था। राहुल गांधी को डर था कि प्रधानमंत्री बनने पर पिता राजीव गांधी की तरह ही उनकी मां की भी हत्या हो सकती है। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह को 2005 में इराक में फूड फॉर ऑयल घोटाले को लेकर मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। नटवर को 2006 में पार्टी से निकाला गया था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के मुताबिक सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि उनके बारे में उनके किताब में खुलासे किए जाएं। नटवर सिंह के मुताबिक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उनसे किताब छपने से ठीक पहले मुलाकात की थी। नटवर सिंह ने ये बातें एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कही हैं। नटवर के मुताबिक 28 अप्रैल को अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में उनका इंटरव्यू छपा था। उसी दिन उनके पास प्रियंका गांधी का फोन आया और उन्होंने मिलने के लिए कहा। नटवर के मुताबिक उस दिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसके एक हफ्ते बाद 6 मई को फिर से प्रियंका गांधी का फोन आया। नटवर के मुताबिक अगले दिन प्रियंका मिलने आ गई और पूछा, आप अपनी किताब में 2004 के बारे में क्या लिखेंगे। इसी बीच सोनिया गांधी भी अचानक आ गई, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। नटवर सिंह के मुताबिक गांधी परिवार ये नहीं चाहता था कि सोनिया गांधी के पीएम न बनने की वजह उनकी किताब में छपे। नटवर सिंह ये भी कहते हैं कि कई ऐसे हिस्से इस किताब में हैं जिनके न छपने से सोनिया गांधी को खुशी होती। नटवर सिंह के किताब में हुए खुलासे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तोड़ी अपनी चुप्पी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए मनमोहन सिंह ने नटवर सिंह के तमाम आरोपों का जवाब दिया। मनमोहन सिंह का ये कहना था कि जिस तरीके से उन पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइल्स सोनिया गांधी के पास भेजी जाती थी और वहां पर उनको दिखाने के बाद ही कोई भी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में क्लियर की जाती थी, तो उसे सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी इस बात पर जो भी आरोप लगे थे उसको खारिज किया था और अब भी इन आरोपों को खारिज करते हैं। और नटवर सिंह पर हमला बोलते हुए मनमोहन सिंह ने ये कहा कि जिस तरीके से निजी बातचीत को सार्वजनिक किया जा रहा है और उससे पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है वो निंदनीय है। नटवर के खुलासे पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, कहा किताब बेचने के लिए झूठी बातें बना रहे हैं नटवर। फैमिली के बारे में बहुत ही गहरा अगर वो संबंध रखते थे तो वो जब भी ये बातें कह सकते थे। अपने किताब को सेल करने के लिए ये सब किए हैं। पता नहीं कौन सा राजनीति में अगला पड़ाव देख रहे हैं, तो वो इस तरह की बात करें तो मैं समझती हूँ बहुत गिरी हुई बात की है। नरेंद्र मोदी के नजदीक होते जा रहे हैं तब आप इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। नटवर सिंह के बेटे राजस्थान में बीजेपी विधायक हैं और वो खुद भी इस साल फरवरी में नरेंद्र मोदी से मिले थे। नटवर सिंह के दावों के बाद बीजेपी ने साधा है सोनिया गांधी पर निशाना। बीजेपी का कहना है कि 2004 में प्रधानमंत्री बनने से इनकार सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर नहीं बल्कि डर के कारण किया था। ये पता चल गया नटवर जी के कहने से कि ये सब गलत था, कोई आत्मा वात्मा नहीं थी, ये तो कोई और बात थी। डर के मारे वो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किए गए अंतरात्मा की आवाज के मुद्दे से लेकर 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा प्रयोग किए गए अंतरात्मा की आवाज के मुद्दे, यह कांग्रेस की परंपरा में अंतरात्मा की आवाज को राष्ट्र के हित में प्रयोग किया गया है या व्यक्तिगत राजनीतिक हित में प्रयोग किया गया है।
नटवर सिंह ने अपनी किताब बाजार में आने से पहले दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार राहुल गांधी की जिद के कारण किया था। नटवर सिंह की किताब के जवाब में सोनिया गांधी भी किताब लिखेंगी। क्योंकि नटवर गांधी खानदान के काफी करीबी रहे हैं, इसलिए इस किताब पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखना होगा इसमें क्या क्या और खुलासे होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर में। देखिए, पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। मोदी सरकार में पहली बार पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि डीजल 50 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की नई दरें आधी रात से लागू होंगी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 72 रुपये 51 पैसे, कोलकाता में 80 रुपये 30 पैसे, मुंबई में 80 रुपये 60 पैसे, चेन्नई में 75 रुपये 78 पैसे हो गया है। जबकि 1 लीटर डीजल का भाव दिल्ली में 58 रुपये 40 पैसे, कोलकाता में 63 रुपये 22 पैसे, मुंबई में 66 रुपये 63 पैसे और चेन्नई में 62 रुपये 30 पैसे हो गया है। सब्सिडी का घाटा कम करने के लिए हर महीने डीजल के दाम में 50 पैसे की बढ़ोतरी होती है। ये वही रूटीन बढ़ोतरी है, लेकिन पेट्रोल के दाम कम इसलिए हुए हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम गिरने से बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 2.5 रुपये सस्ता हुआ है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत से जाना होगा। भारत सरकार ने तस्लीमा नसरीन का रेजिडेंट परमिट कैंसिल कर दिया है। विवादों में रहने वाली चर्चित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत ने साल 2004 से रेजिडेंट परमिट दिया हुआ था। रेजिडेंट परमिट कैंसिल करने के बाद भारत सरकार ने तस्लीमा नसरीन को 2 महीने का टूरिस्ट वीजा दिया है। मतलब 2 महीने बाद उन्हें यहां से जाना होगा। तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर लिखा है, भारत सरकार ने 2004 से दिया जा रहा मेरा रेजिडेंट परमिट रद्द कर दिया है। मुझे 2 महीने का अस्थायी टूरिस्ट वीजा दिया है। ये सब मेरी कल्पना से भी परे है। लज्जा समेत कुछ किताबों को लेकर बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ कई फतवे जारी हो चुके हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने ऑटो वालों को कई इलाकों में आज की रैली में आने से रोका। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवरों से कहा कि अगर पुलिस वाले तुमसे रिश्वत मांगे तो चुपचाप उनकी रिकॉर्डिंग कर लो। अगर आज से ठान लो, अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करे तो उसकी रिकॉर्डिंग करके रख लेना। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जो गलत काम कर रहा है दोस्तों, उसको सजा दी जाएगी। ऑटो वालों की शिकायत है कि केजरीवाल की सरकार जाने के बाद पुलिस ने उनसे फिर से वसूली शुरू कर दी है। पुणे के मालीन गांव में मलबे में जिंदगी की तलाश जारी। अब तक 31 लोगों के मौत की पुष्टि, 150 लोग फंसे होने की आशंका। अमेरिका ने भी हादसे पर दुख जताया। मालीन गांव शमशान घाट में तब्दील हो चुका है। हर तरफ बर्बादी के निशान। मलबे के नीचे जिंदगी खोजती मशीनें। इस मलबे में से 31 शव निकाले जा चुके हैं। करीब 150 और गांव वाले मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। गांव के पास की पहाड़ी से भारी बारिश में चट्टानें और मिट्टी खिसकी और पूरे गांव को तबाह कर गई। करीब 44 घर मलबे में दब गए। इस हादसे में बस ये स्कूल बच गया है, जहां से राहत का काम चलाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम जो भी रिलीफ होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा भी अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी पुणे के मालीन में हुए हादसे पर दुख जताया है। मालीन गांव पुणे शहर से 125 किलोमीटर दूर है और यहां हुए हादसे ने न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को सदमे में ला दिया है। ये उस गांव की सबसे दर्दनाक और दुखद तस्वीर है जिस गांव का नामो निशान चट्टान खिसकने की वजह से मिट गया। महाराष्ट्र के मालनी गांव में जो हादसे में मारे गए लोग, उनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सामूहिक अंतिम संस्कार इसलिए क्योंकि इनके घरों में, कई घरों में तो अंतिम संस्कार करने के लिए कोई बचा ही नहीं। सुबह सुबह चट्टान खिसकी और कुछ भी समझ में आने से पहले कई परिवार मलबे में दब गए। कहा जा रहा है कि करीब 44 घर मलबे में दब गए और 160 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि शव मलबे से लगातार निकल रहे हैं। जो शव निकले हैं उनका अंतिम संस्कार सामूहिक तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। मालद में कुछ एक लोग जो बच गए, उनमें से एक मनोहर लेम्बे हमारे साथ है।
जिन्होंने अपने आंखों से ये घटना देखी है। चाचा, कितने बजे सुबह ये घटना हुई? 8 वाजता। 8 बजे के आसपास हुई। तो आप कहाँ थे उस वक्त जब पहाड खिसका? हाँ। आप कहाँ थे उस वक्त? तुम्ही कुठे होतात त्यावेळी? त्यावेळी आपल्या बाहेरच्या दालनामध्ये होतो, घराच्या। घर के बाहर आप खड़े थे। तो कैसे हुई ये घटना? कशी झाली घटना? लगेच झाली, कडकडला आवाज आला, लगेच झाला ना, काही समजलंच नाही। कुछ भी समझा नहीं, इतने जल्दी से ये घटना हो गई और बिजली कड़कने का आवाज हुआ और उसी के साथ सारा पहाड़ जो है वो आप पे आकर गिरा। मालिंग में हुए हादसे के बाद राहत व बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल ही नहीं, घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर का नजारा आप देखिए। ये जो पानी की बहती हुई जलधारा है, नदी है, इसके किनारे किनारे एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं। यदि कोई मलबे से बहकर पानी की जलधारा में तेज गति से यहाँ बहते हुए जाता है तो उसे निकालने के लिए ये एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं, जो हर 10 कदम पे खड़े हैं। हम जिस ब्रिज पर नदी के खड़े हैं, इसके एक तरफ का नजारा हमने आपको दिखाया, दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं ब्रिज पर भी एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं और यहाँ से निगरानी रखे हुए हैं और अपने संचार माध्यम से वो अपने सहयोगियों को संपर्क कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मलबे के भीतर दबे लोग हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बादल फटा। घनसाली गांव में हुए इस हादसे से 5 लोगों की मौत हुई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। हादसा देर रात करीब 3:30 बजे के करीब हुआ है। बादल फटने से रुइस केनाल में बाढ़ आ गई, जिससे 2 घर पूरी तरह से बह गए हैं, जबकि 4 और घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस समय ये घटना हुई, लोग गहरी नींद में सो रहे थे। राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसे में घायल हुए शख्स को इलाज के लिए देहरादून भेजा गया है। मुंबई में लगातार चलती बारिश से मुंबई के रास्तों पे बहुत पानी इकट्ठा हो गया है और इसके वजह से वाहतुक भी बहुत धीमी गति से चल रही है। मुंबई के जो नौकरदार है, जो चाकरमानी है, उनको बहुत ही जल्दी रहती है घर जाने की, लेकिन आज मुंबई के अंधेरी के एमआईडीसी परिसर में हम खड़े हैं और यहाँ पे पानी ही पानी हमें नजर आ रहा है। हर साल तो झमाझम बारिश होती ही रहती है, लेकिन हर साल गड्ढे भी पड़ते हैं और हर साल पानी भी जमा होता है और इसकी वजह से मुंबईकरों की जो दुविधा है वो भी हर साल बढ़ती ही जा रही है। यूपीएससी परीक्षा में सीसैट का विवाद क्या जल्द सुलझेगा? सूत्रों के मुताबिक सीसैट पर बनी वर्मा कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्र बताते हैं कि वर्मा कमेटी ने यूपीएससी के सिलेबस में बदलाव की सिफारिश नहीं की है। कहा गया है कि जो पैटर्न लागू किया गया था वो सोच समझकर लागू किया गया था। अगर बदलाव करना है तो सरकार फैसला करे। इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री, जेटली और राजनाथ के सामने रखा जाएगा और अगले 1-2 दिन में सरकार इस पर फैसला लेगी। इस रिपोर्ट पर सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार जो फैसला करेगी वो सकारात्मक होगा और फैसला जल्द ही लिया जाएगा। मुंबई में बलात्कार के आरोप में फंसे डीआईजी के केस में मॉडल पूनम पांडे से भी हो सकती है पूछताछ। आईपीएस सुनील पारस्कर पर मुंबई के एक मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पूनम पांडे का जिक्र डीआईजी सुनील पारस्कर और पीड़ित मॉडल से पूछताछ में आया था। इस आधार पर पुलिस मॉडल पूनम पांडे से पूछताछ का मन बना रही है। डीआईजी सुनील पारस्कर ने अपने बयान में कहा था कि उन पर आरोप लगाने वाली मॉडल को गलतफहमी हो गई थी कि उनका पूनम पांडे से अफेयर है। इसी तरह आरोप लगाने वाली पीड़िता ने भी अपने बयान में पूनम पांडे का नाम लिया है। मॉडल पूनम पांडे अपने बिंदास अंदाज और बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और इस बार उनका नाम एक और विवाद में सामने आया है। कानपुर के ज्योति हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों सोनू और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल गिरफ्तारियों की तादाद 6 पहुंच गई है। ज्योति हत्या के केस में कानपुर पुलिस ने ज्योति के पति पीयूष, ड्राइवर अवधेश, उसकी एक महिला मित्र और एक आरोपी रेनू चौरसिया को कल ही गिरफ्तार कर लिया था। कानपुर पुलिस ने जिन 2 लोगों को और पकड़ा है उनमें सोनू पर हत्या में शामिल होने का आरोप है और आशीष पर हत्या के बाद सोनू और रेनू को मौके से भगाने में मदद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आशीष ने अपनी बाइक पर बैठाकर सोनू और रेनू को मौके से भगाया था। पुलिस ने आज सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया है और उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है।
यूपी के बरेली में बीती रात दो समुदाय के बीच हुए टकराव के बाद पैदा हुआ तनाव। फेसबुक पर लिखी टिप्पणी से पैदा हुआ हिंसक तनाव। टिप्पणी लिखने वाला युवक गिरफ्तार। बरेली के पुराना शहर इलाके में हालात पर काबू पाने के लिए जगह जगह आईटीबीपी और आरएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। आरोप है कि यहाँ के मीरा की पेट इलाके में दो लड़कों ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी, जिसके खिलाफ 28 जुलाई को थाने में शिकायत भी की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो शिकायत करने वालों का गुस्सा भड़क उठा और बुधवार की रात कार्रवाई की मांग को लेकर भीड़ जमा हो गई। इसी के बाद दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। रात के हंगामे के बाद आज दिन भर इलाके में तनाव रहा। पुराने शहर का बाजार भी बंद रहा। बीजेपी ने रविवार को महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे माहौल और बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले ई रिक्शा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ई रिक्शा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस को दिल्ली की सड़कों से तुरंत ई रिक्शे हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ई रिक्शे बिना कायदे कानून के सड़क पर चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता सुग्रीव दुबे की जनहित याचिका पर दिया है। हालांकि हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई रिक्शा को लेकर छूट देने की बात कही थी। दिल्ली में 2 दिन पहले त्रिलोकपुरी इलाके में मां की गोद में खेलता बच्चा ई रिक्शा की टक्कर लगने के बाद खौलती कढ़ाई में गिर गया था और बच्चे की मौत हो गई थी। फिल्म स्टार ऋतिक रोशन ने तलाक के लिए 400 करोड़ रुपए मांगने के सुजैन खान के आरोप को बताया गलत। ऋतिक रोशन ने लगाया बदनाम करने का आरोप। अभिनेता ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर लिखा है कि एकदम झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। मेरे अजीज लोगों को बदनाम किया जा रहा है। मेरे धैर्य का इम्तिहान लिया जा रहा है। पहले खबर थी कि ऋतिक की पत्नी सुजैन ने बतौर तलाक के बाद गुजारा भत्ते के लिए ऋतिक रोशन से 400 करोड़ रुपए मांगे हैं और ऋतिक 380 करोड़ रुपए देने को राजी हो गए हैं। ऋतिक और सुजैन के तलाक का मामला मुंबई के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। दोनों ने पिछले साल दिसंबर में अलग होने का फैसला किया था।